अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है और अभी कुछ दिन पहले आवाज़ें आ रही थी कि शायद कोई मुफाहमत की बात चलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में। और इस हवाले से, ज़राए के हवाले से हमें यह भी पता चला कि आसिफ अली ज़रदारी, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी इस मामले में किरदार अदा करने के लिए कहा है और वो चाहते हैं कि मुल्क में अगर जो सियासी जो दर्जा हरारत ठीक रहेगा तो तब भी मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि मुफाहमत का रास्ता ढूंढा जाए। अब गुज़िश्ता रोज़ आरिफ अलवी साहब बानी PTI से मिले जेल में और उसके बाद उन्होंने आके ज़राए के हवाले से इत्तलात आई कि उनको कहा गया है कि आप बातचीत का रास्ता निकालें, मुफाहमत की बात करें और उनको शायद मुफाहमत का टास्क भी दिया गया है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई बात तो उन्हीं से हो सकती है जिनके पास ताकत है और फॉर्म 47 वाले जिनके पास मैंडेट भी नहीं है उनसे बात नहीं हो सकती। दूसरी जानिब आज असद कैसर साहब के हवाले से एक बयान चलता हमने देखा और वो ये कह रहे थे कि जनाब कोई मुफाहमत नहीं होगी, कानून के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ मैंडेट वालों के साथ हो सकते हैं, मुकाबला करेंगे। अब ये अगर तनाव की सूरत हाल है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बयान नहीं आ रहा। कभी कोई आकर कुछ कहता है और बाद में उसकी तरदीद होती है, जिस तरह पहले शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से इसी किस्म की बातें आ रही कि जी वो तो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। वो आके कहते थे कि नहीं मैं बानी PTI से मिल के आया हूँ और फिर आपने देखा कि वो क्या हुआ। लेकिन अभी भी कोई एक जो है स्टेटमेंट नहीं आती जिसके ऊपर यकीन किया जा सके। अगर बानी PTI ने मुफाहमत की टास्क दी है तो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को, तो फिर वो दूसरी जानिब ये क्या बात कर रहे हैं कि जनाब उससे हो सकती है, इससे नहीं हो सकती। मुफाहमत, बातचीत के रास्ते सियासी लोग हर एक के साथ खुले रखते हैं हर वक्त। ये सूरत हाल तो है ही है सामने। और दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि कोशिश शायद कहीं ना कहीं से हो रही है मुफाहमत की बात करने के लिए, या कम अज़ कम एटलीस्ट कोई एक राब्ता कायम करने के लिए। तो वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आज सामने आया। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात की हैसियत से काम करने के लिए अपना इस्तेहकाक खो चुकी है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदाद की रोशनी में PTI को गैर कानूनी जमात करार देकर इसकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला भी हो सकता है और इस हवाले से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को भी वो अप्रोच करेंगे। ये अब बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जहाँ पर अगर कहीं पे भी कोई रास्ता निकल सकता है, तो जब आप एक पार्टी को ही बिल्कुल उसको ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं तो फिर वो किससे बात करेंगे और क्यों करेंगे। और पार्लियामेंट की करारदाद अगर आप ले आएंगे कि ये एक गैर आइनी जमात है और इसको ख़त्म होना चाहिए, तो फिर तो मामला आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं कि जनाब हम तो जेल भरो तहरीक भी चलाने के लिए तैयार हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसका हिस्सा जमात इस्लामी भी बनने जा रही है। फिर दीगर जमातें भी हैं जिसमें अचकज़ई साहब की भी जमात है, वो भी हैं, और भी दीगर जमातें हैं सरगर्म हो रही हैं। तो क्या इन तमाम चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार है हुकूमत? क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम की बात की जाए तो हालात उस तरफ जाते अभी नज़र नहीं आ रहे और इसकी वक्त आज सख्त ज़रूरत है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुआशी सूरत हाल के हवाले से ज़रा जायज़ा लेंगे। IMF का आधा मिशन आ चुका है, आधा आ जाएगा और उसमें आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे हारून शरीफ साहब। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फरिया अदरी साहिबा एंकर पर्सन, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कैसर अहमद शेख साहब, मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। एक तरफ माहौल बनाने की कोशिश है, मुझे याद है मेरे ही प्रोग्राम में आपने कहा था कि मैं तैयार हूँ, आप मेरी मुलाकात करवाएं, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, अगर आपको भी याद हो शायद कुछ चंद रोज़ कबल। तो एक तरफ वहाँ पे वो आप चाहते हैं कि एक माहौल साजगार बनाया जाए जिसकी वजह से सियासी इस्तेहकाम की तरफ
चलें कम अज़ कम। दूसरी जानिब दोनों तरफ से मतलब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये पार्टी ख़त्म कर हो जानी चाहिए, इसकी सियासी सरगर्मियों पर बैन लग जाना चाहिए, और उन्हीं की जमात जिस पे बैन लगाने उनके अंदर भी इसी किस्म का रवैया है कि भाई हम तो इनसे मुफाहमत की बात नहीं करेंगे। तो कैसे नाम है शेख साहब, ये मामला फिर बढ़ेंगे किस तरह? बजट सर पर है, बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं, आवाम की परेशानियाँ, जिस तरह आज हम सुन रहे थे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो इक़दामात किए हैं पंजाब में, और उनका आज़मा बुखारी साहिबा बता रही थी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जो 27 या पता नहीं कितने फ़ीसद थी इन्फ्लेशन, वो अब कम होकर सिर्फ पंजाब की हद तक तकरीबन 17% आ गई है। 1000 रुपया एक आटे की बोरी पे, 20 किलो की बोरी पे कम हो गया। एक तरफ ये कोशिशें भी हो रही हैं, तो ये मामला आपको क्या लगता है कि ये चलते रहेंगे बस इसी तरह, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, अब भी, क्योंकि कभी भी जो बातचीत के बगैर, डायलॉग के बगैर जो किसी का इख्तलाफ है ना, हमने अनाएँ बना ली होती है ना, तो यही हम पॉलिटिशियन का क्या काम है भाई? कोई मामलात हैं, कोई हमसे नाराज़ है तो जाके हम उनको मनाएं, और कोई हम नाराज़ है तो वो हमें मना दे। हम एक ही इलेक्टेड सारे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, एक असम्बली है हमारी, मिलजुल के वहाँ कोलीग हैं, बैठते हैं, तो क्यों नहीं ये मसले हल हो सकते? 8-10 साल से यही हो रहा है, चोर लाखों की गर्दन। देखिए, हमारे मुल्क के 9-9.5 करोड़ बंदा, तकरीबन 38% मुल्क की आबादी वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, और ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये मैक्सिमम पूरी दुनिया में 65-70 करोड़ लोग गरीब हैं, उसमें से 6-7वां हिस्सा हर पूरी दुनिया का गरीब लोग हमारे यहाँ हैं। हमारे तो वो महंगाई अलग है, हमारे यहाँ बेरोज़गारी अलग है, तो मसाइल बहुत ज़्यादा है। और ये किस तरह होगा? ये लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, इख्तलाफ होते रहेंगे। क्या पाकिस्तान का मफाद नहीं है? हमें अपना मफाद ज़्यादा अजीज़ है। सबसे ज़्यादा हम सब को पाकिस्तान का गलतियाँ होती हैं। देखो ना, इंसान है, उसमें एक दूसरे से नाराज़गी भी होती है। तो मैंने तो पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि हम तो कभी, मेरे से तो कोई कभी नाराज़ नहीं हुआ। अपने हल्के में भी देखता हूँ, जो मेरे मुखालिफ इलेक्शन लड़ते हैं, मैं तो उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा, आज से नहीं, मैं 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए, 31 साल से चनियोट के इलाके में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, कोई बंदा मुझे दिखा दे जो, देखिए इख्तलाफ अपनी जगह पे है, वो होगा। नाराज मैं कहता हूँ, मेरा दावा है कि एक आदमी नहीं है पूरे। तो ये क्या झगड़े किस बात के? अनाए क्यों हम बना के बैठ गए? शेख साहब एक चीज और, शेख साहब बराबर सबकी इज्जत के साथ, इज्जत नफ्स। जी सही, बिल्कुल सही शेख साहब। लेकिन एक मामला और भी है ना, चलें ये तो एक जमात की बात हो रही है ना, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि भाई अब तो कैद भरो तहरीक चलेगी, अब फैसले जो हैं मैदानों में होंगे, और वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान मूवमेंट एक शुरू होने जा रही है, जिसमें और जमातें भी शामिल हो रही हैं। तो प्रेशर एक तरफ से नहीं, काफ़ी साइड से बिल्टअप हो रहा है आप लोगों के ऊपर। नहीं, ये तो देखिए, वो तो हक है आईन के तहत जो डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, वो करे, लेकिन झगड़ा तो ना, लड़ाई तो ना करें ना, आपस में मार कुटाई तो ना करें, कोई साइड भी। बिल्कुल बैठे, असेंबली में भी बैठ के हम बात करते हैं, उनका कोई पॉइंट है, उनका कोई एहतजाज है, एहतजाज तो हमारा जमहूरियत का हुस्न है। बिल्कुल एहतजाज हर एक का हक है, आईनी हक है, जमहूरी हक है, आईनी हक है, आपने बजा फरमाया। लेकिन वो कहते हैं कि अब फैसले ऐवान में नहीं होंगे, हालांकि आपने भी कहा कि पार्लियामेंट में बैठकर बातचीत होती है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, अब मामला तो हम क्या समझें कि फाइनल से है किसकी? स्टेटमेंट देकर बताना कि जी मुफाहमत के लिए कहा गया है कि नहीं कहा गया, बातचीत हो सकती है कि नहीं हो सकती, किससे हो सकती है किससे नहीं हो सकती, ये कंफ्यूजन कब खत्म होगी पीटीआई के अंदर से, ताकि हम लोग भी उस क्लैरिटी को देख सकें कि भाई अब ये मामला सीधी तरह चलेंगे? देखिए, फाइनल से तो इमरान खान साहब की है, और जिसको आप कंफ्यूजन बोल रहे हैं वो सिर्फ पीटीआई में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही तब एक्चुअली खत्म होगी जब पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, जिसको लेजिटिमेटली सबसे बड़ी ऑपरेसिव कैंपेन के बाद भी इतना वोट मिला, अगर आप एक्चुअल फॉर्म्स 45 गिन लें तो 31% नहीं, मिनिमम 50% और मोस्ट लाइकली 60% के करीब मिला, जो किसी को भी किसी फेयर वोट के तहत कभी पहले इतना ज्यादा नहीं मिला। उनको बाहर निकाल दे
तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी खत्म हो जाएगी। जिसको आप कंफ्यूजन कह रहे हैं वो कंफ्यूजन है क्यों? हमारे लीडर को 3 गलत मुकदमों में अंदर किया है, और जो बाय द वे कैसर शेख साहब ने बात की है, मैं तकरीबन सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। 2-3 बार हमने साथ जो है वो प्रोग्राम्स किए, एंड इट्स वेरी क्लियर कि ही इज अ रीजनेबल मैन। लेकिन जो वो टीवी प्रोग्राम पे कह रहे हैं वो उनको अंदर अपनी पार्टी में कहना है। बातचीत भी इनके साथ हो जाएगी, लेकिन तब होगी जब सीरियसनेस ऑफ इंटेंट और कुछ ना कुछ ऑन द टेबल नजर आ जाए। जो बीच में कबाब में हड्डी बन चुकी है ना, वो ये है कि शहबाज शरीफ को भी पता है कि उनकी है 17 सीटें। 17 सीटों पे जब आप हुकूमत करेंगे तो फिर आप यही कर सकते हैं कि आटे की बोरियों पे भी नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दें, मोबाइल हॉस्पिटल्स पे भी नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की तस्वीर लगा दें। मुश्किल काम करना तो छोड़ें, आपको तो पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए। यू डोंट हैव पॉलिटिकल कैपिटल टू लूज, और इसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए कि इस माहौल में वो पीटीआई के साथ बात करें, लेकिन नोइंग कि अगर इस इलेक्शन में कोई भी इंक्वायरी हुई तो पीएमएलएन की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। और कैसर शेख साहब बैठे हैं तो मैं ये मुनासिब अल्फाज में कह देता हूं, मेरे ख्याल में पीएमएलएन की सियासत भी खत्म हो जाएगी। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, लेकिन आपने जो बात की कि अगर सीरियसनेस नजर आए इंटेंशन में तो फिर बातचीत भी हो सकती है, लेकिन जब आपकी तरफ से भी जब आपने कहा कि फाइनल से लाइज विद बानी पीटीआई, बिल्कुल समझ आती है इस बात की, लेकिन जो उनसे मिलकर आते हैं तो फिर वो बड़े डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट सामने आती है ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। अब आप कहते हैं कि नहीं जी वो बाहर आए, वो खुद आके बताएंगे तो वो बात सही होगी। अब दैट इज वो ना कैसर अहमद शेख के बस में, ना इनकी पार्टी के बस में, ना पार्लियामान के बस में है, किसी के बस में नहीं है, वो अदालतों के बस में है मामला। आपने ठीक कहा कि प्रॉब्लम यही है कि खान साहब से लोग मिलते हैं, बाहर आते हैं तो उसमें कभी कभी कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस आते हैं। और इसीलिए मैंने कहा, एक तो ये कि खान साहब ने एक्चुअली कोई गुनाह किया होता तो आप उनको कन्विक्ट करके जेल करते, ठीक है। ये तो सबको पता है कि एक भी केस में जिनके उनके ट्रायल्स हो रहे हैं, ठीक है, और 200 केसेस हैं ऐसे, तो अगर वो चाहें और हो नहीं सकेगा, लेकिन अगर वो चाहे तो एक केस, दूसरे केस, तीसरे केस में रखें। अंदर 6 लोग जाते, 6 लोग बैठते, बीच में ग्लास वॉल है, 15 मिनट है। खान साहब को उस 15 मिनट में समझना है, उन्होंने बात करनी है, ना किसी के पास पेन हो सकता है, ना किसी के पास पेपर हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि कोई जान के भी मिस इंटरप्रेट कर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ना अंदर खान साहब को परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है ना बाहर। देखिए, लेकिन जब आपने अपने नहीं तो अगर आपके पास पॉलिटिकल राइट, तैमूर सलीम झगड़ा साहब बड़े सीनियर किस्म के, सीरियस किस्म के लोग जाकर मिलते हैं बानी पीटीआई को, अगर उनको ज़बानी बात याद नहीं रह सकती और वो उनके पास ना पेन है, ना पेपर है, ना कुछ लिख के नहीं ला सकते, तो फिर बाहर आके स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? एक चीज़। दूसरी चीज़, क्विकली मैं आपसे एक और बात जानने की कोशिश करना चाहता हूं, और वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि उन्होंने कहा है कि भाई सियासी इस्तेहकाम इस वक्त सबसे लाजमी चीज़ है, और सियासी इस्तेहकाम होगा तो जो है मुआशी इस्तेहकाम आएगा। और वो कहते हैं कि वो भी किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, हुकूमत साजी से पहले, इलेक्शन से पहले, हुकूमत बनने से भी पहले उन्होंने ऑफर की थी। तो क्या आप उनसे बात हो सकती है अगर पीएमएलएन की तरफ से बड़ी कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं? तो पहली चीज तो जो आपने कहा कि देखिए सीनियर लोग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और उनको जो है वो स्टेटमेंट ऐसी देनी चाहिए, ऐसी देनी चाहिए। हम विक्टिम ब्लेमिंग क्यों कर? ज्यादती खान साहब के साथ, ज्यादती पीटीआई के मैंडेट के साथ, ठीक है, ये 2 दिन पहले जो है वो पहली बार मैंने देखा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। द प्रॉब्लम इज कि पीटीआई भी तो बहुत डायरेक्ट किस्म की बातें करती है ना, तो फिर दे हैव टू रिस्पॉन्ड एज वेल ना, वो तो एक है मामला। कैसर अहमद शेख साहब, सॉरी तैमूर झगड़ा, तैमूर काइंडली जरा आसिफ अली जरदारी साहब के इनिशिएटिव पे भी बात कर दें। देखिए, ये अब मैं अपनी पर्सनल राय जो है वो दूंगा। एक चीज पे बात सबके साथ हो सकती है,
वो है रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और जो 24 फरवरी को इलेक्शंस हुए उसमें अवाम के मैंडेट को एक्चुअली रिस्पेक्ट करना, अगर उसका रास्ता निकले। उसके अलावा आपको पता है कि हमारी पॉलिटिक्स मैं कोशिश कर रहा हूं कि केयरफुली अपने वर्ड्स जो हैं वो चुनूं, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर एक चीज़ मिस इंटरप्रेट हो जाती है। हमारे जो अभी पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन हो गई है ना, उसमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। देखिए, लेकिन वो रास्ता प्रिंसिपल्स पे हमें ये तैमूर सलीम झगड़ा, बिल्कुल ये तैमूर सलीम झगड़ा भी तो इनिशिएटिव ले सकता है। मैं एक क्विक ब्रेक ले लूं, क्विक ब्रेक के बाद मैं कैसरनामा शेख साहब की तरफ भी जाऊंगा। ये है कि बजट की तैयारी हो रही है, वैसे इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस तो सारा अपना बिजनेस रन करने का, कॉर्पोरेट मतलब सेक्टर में बहुत काम भी किया इन्होंने, और फाइनेंस को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन मैरीटाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री चला रहे हैं अभी। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि क्या इस माहौल में जो इस वक्त है, इसमें बजट चाहे जितना भी अच्छा हो, क्या आवाम के लिए पर उसमें कोई रिलीफ होगा कि नहीं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फरिया इदरीस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। पहले सेगमेंट में वो तकनीकी वजूहात, उनका शायद इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम था इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। वेलकम टू द शो फरिया। दोनों मेहमानों की इजाज़त से मैं चाहता हूं कि मैं फरिया का भी इनपुट ले लूं। फरिया, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि माहौल हमें पता लगा कि जी बनने जा रहा है कोई मुफाहमत का, कोई बातचीत का, चलें एटलीस्ट कोई ना कोई राब्तों का मामला शुरू होने को है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं दोनों जानिब से, पीटीआई की तरफ से भी और हुकूमती जमात की तरफ से भी, पीएमएलएन की मेन की तरफ से। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मुझे बानी पीटीआई ने मुफाहमत का टास्क दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि बात तो मुफाहमत की उनसे होगी जो ताकत रखते हैं, और ये तो 47 वाले, इनके पास मैंडेट ही नहीं है। दूसरी जानिब असद कैसर साहब कहते हैं ताल्लुक ही कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई मुफाहमत नहीं होगी। तो ये मामला आखिर फिर चलेंगे कैसे? आसिफ अली जरदारी साहब अपना किरदार प्ले करना चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टी पहले रोज से कह रही है कि बातचीत की जाए, बैठकर बात की जाए, एटलीस्ट अप्रोच किया जाए। फरिया, मुझे लग रहा है इस वक्त कि पीटीआई की स्ट्रैटेजी में कंफ्यूजन है, और उसके ऊपर आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआई के अंदर हमें नजर आ रहा है कि पार्टी के अंदर डिवाइडेड ओपिनियन है, आपस में लड़ाई हो रही है, पब्लिकली हो रही है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनके लीडरशिप जो है वो जेल में है, और एक मुख्तलिफ किस्म की पोस्चरिंग है। सो ये जो कंफ्यूजन है वो आपको उनके स्टांस में भी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि अभी तक उनके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ से अब उन्होंने आगे जाना कहाँ है, या इलेक्शन एक हदफ था, जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे वो क्लैरिटी थी, इलेक्शन की बात होती थी। अब जबकि इलेक्शन भी हो गए, नताइज भी आ गए, हुकूमतें भी बन गई, उनकी अपनी हुकूमत बन गई खैबर पख्तूनख्वा में, अब एक मसला है कि एग्जैक्टली वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। और यही आपको जो कंट्रास्ट है नजर आ रहा है उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के अंदर, और जो एक क्लैरिटी नहीं है उसकी बड़ी वजह ये है। दूसरा, मुझे ये भी लगा कि पीटीआई ने अपनी दरअंदाजी की है मुख्तलिफ डोमेन में। वो कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, दे ट्राई डूइंग दैट, कि हम कितना एग्रेसिव हो सकते हैं, हम देखते हैं दूसरी साइड क्या करती है। और ये पहले भी कर चुके हैं, उसका खुमियाजा भुगत चुके हैं 9 मई के बाद, कि आपको आप आगे आते जाते आप देखते हैं दूसरा मुझे रोकेगा काम, और अगर वो नहीं रोक रहा, आपको इधर से मैसेजिंग हो रही है कि आप थोड़ा सा रुक जाए, मगर आप उसको नहीं ले रहे संजीदगी से। सो अभी फिर मुझे लगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर आकर उनको फिर दोबारा मैसेजिंग मिली है। सो अब दोबारा एक थॉट थ्रू प्रोसेस चलेगा। देखिए, बातचीत के बगैर तो बात आगे बढ़नी ही नहीं है। बैकडोर बातचीत हुई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन इस वक्त यकीनन एक स्टैंड स्टिल है। वाह, फरिया ने बता दिया कि बैकडोर बातचीत हुई है। सो इट मींस के वो जिसको कहते हैं कि आइस ब्रेक हो चुकी हुई है। कैसरनामा शेख साहब, एक अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बात की है, मैं जानना चाहूँगा कि वो उन्होंने ये बात इस एक्सटेंट तक आके क्यों की। कैसरनामा शेख साहब, मैं जिस बता देता हूँ,
अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक अपनी तकरीर में कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया तो खुदा की कसम हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेंगे, फिर वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा और गवर्नर हाउस भी हमारा होगा। ये कहाँ पे कोई सोच, कहीं पे कोई है, एग्जिस्ट करती है? आप कैबिनेट के मेंबर हैं, कहीं पे कोई इस किस्म का कोई इशारातन भी कोई बात हुई है कभी? देखिए, ये अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरी करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, पोलियो वहाँ पे है उसका तदारक करें, उसके अलावा अपनी इकानमी के वो जो प्राइसेज हैं उसको कंट्रोल करें। आप ये सारी चीज़ें देखकर अगर वो बेहतर कर लेंगे तो वो दूसरे इलाकों में भी पॉपुलर होंगे। बस सिर्फ बयानात देने से तो मसला हल नहीं होता। इनकी पिछले 15 साल से इनकी हुकूमत बन रही है खैबर पख्तूनख्वा में। इनके बाद पीटीआई के बाद अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को दिखाएं कि क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो सिर्फ झगड़े पे या सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स के अलावा तो इनके पास कुछ है नहीं। आज अब जो कल एहतजाज के लिए इन्होंने सारी कॉल दी, कितनी कामयाबी हुई आपने खुद देख लिया कि इनका किधर है। वो जो लोग जिन्होंने वोट इनको दिए वो फिर क्यों नहीं बाहर निकलते और एहतजाज करते? वो देखते हैं एहतजाज से, जब वो देख रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, महंगाई कम हो रही है। 27% से आज 17, पिछले साल अगर इस महीने में 27% थी तो अब 17% इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई कम हो रही है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि नहीं, मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, पंजाब की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की आदाद जो मैं बिल्कुल कंफर्म दे रहा हूँ आपको। पूरे मुल्क में महंगे इन्फ्लेशन जो है वो 27 से 17 हो गया। ये पूरे मुल्क का फिगर्स हैं, ऑथेंटिक फिगर दे रहा हूँ आप। और फिर एक्सपोर्ट आप देख लीजिए, आईटी की एक्सपोर्ट पिछले महीने हाईएस्ट थी एवर। आप देख रहे हैं कि रेमिटेंस हमारी जो आई है वो हाईएस्ट है, पिछले 20-25 महीनों की हाईएस्ट है। फिर बाहर की कंपनियां, एक मुल्क दूसरा मुल्क आ रहा है। मेरी मिनिस्ट्री में आप ये मैरीटाइम मिनिस्ट्री तो बिल्कुल बिजनेस से एसोसिएटेड है। उसका काम ही यही है कि बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करना। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो मार्क्स लाइन है, शिपिंग लाइन, मार्क्स लाइन, वो खुद आके वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, उन्होंने वज़ीर ख़जाना साहब से भी मिले हैं, मेरे से भी मिले हैं, वज़ीर कॉमर्स मिनिस्टर से भी मिले हैं। वो कह रहे हैं हमें बड़ा इंटरेस्ट है आपके पास। ये मुझे उनके अल्फाज हैं, आपके पास इस पूरे एरिया में स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जहां हम बड़े वेसल ला के, क्योंकि हमारे यहाँ डेप्थ है ये किमाड़ी में। वो कहते हैं बड़े आजकल बड़े वेसल का ज़माना है, क्योंकि कास्ट में कमी होती है कंटेनर्स का, फ्रेट कास्ट में, तो हम फीडर वेसल चलाएंगे यहाँ से गल्फ तक। और ये खुद वो ऑफर कर रहे हैं, हम $1 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा इलाज सिर्फ महंगाई का, प्रोडक्शन बढ़ने का, एक्सपोर्ट का, सिर्फ यही है कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए जिसमें टेक्नोलॉजी भी होती है, जिनमें लोगों का रोजगार भी बढ़ता है। हम बजाय इन बातों पे, हम तो झगड़े से निकल ही नहीं पा। 8-10 साल से तो यही वन साइडेड बात हो रही है कि हम नहीं बैठेंगे, हम बैठना ही नहीं चाह। तो कब बैठेंगे? ये अब बैठेंगे नहीं तो अभी फरिया सही कह रही थी ना कि बैठे बगैर दुनिया में कभी कोई मसला हल हुआ है? हम तो इनको कई बार, मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था, सारा फाइनेंस वो डील करते थे। मैंने कई बार इनको कहा कि जो आइटम आप टॉपिक रखना चाहते हैं आप अपने एजेंडा पे रख लें, मैं आपका एजेंडा रखता हूँ, जिसको बुलाना चाहते हैं बुलाएं, आए तो सही ना, बैठ के बात तो करें ना। पर सिर्फ यही कहते रहेंगे कि इलेक्शन, और भाई उसके लिए तो इनके पास फोरम है, बेशक उन फोरम पे जाएं, वहाँ तो ऑलरेडी वो प्रेजेंट हो रहे हैं। अगर इनकी फेवर में फैसले आ जाएंगे ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें तो कोई इतराज नहीं होगा उसमें। देखिए ना, वो जाएं वहाँ पे। अब और बैठना तो पॉलिटिकल पार्टी से पड़ेगा। ये कहते हैं हम उनसे नहीं बैठते, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठते हैं। बिल्कुल सही। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, इसका कुछ हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे ये क्यों उन्होंने इस तरह की बात की है? कि कहीं पे कोई डिस्कस हुआ, कोई उन तक मैसेज पहुंचा? अभी तो पीपल्स पार्टी के गवर्नर लगे हैं वहाँ पे, फैसल करीम कुंडी साहब। तो क्या ये आपको क्यों लगेगा ऐसा कि पीपल्स पार्टी का गवर्नर हो और वो गवर्नर राज लगाने की कोशिश करें? मैं जी 3 चीजों पे बात करूंगा और इसको भी जो है वो डील करूंगा जो कैसर शेख साहब ने बातें उठाई जी। देखिए, अली खान की जो स्पीच थी तो स्पेसिफिकली तो मेरे ख्याल में उनसे डायरेक्टली पूछा जाए तो बेहतर है, लेकिन मेरा एक खांच है, ठीक है, मेरे ख्याल में
गवर्नर आज शायद अभी लगाने का कोई प्लान ना हो, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है वो शायद इस चीज की हो कि अली खान ने तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ हाथ बढ़ाए हैं, रिकंसिलिएशन की तरफ इतने स्टेप्स लिए हैं कि अभी तक जो हमारे डीसीज हैं, सीसीपीओज हैं, जो हम मानते हैं कि रिगिंग में जो है वो मुलव्वस थे, कि उनके अगेंस्ट भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ से मिले हैं, मोहसिन नकवी को वेलकम किया है, ठीक है। तो रिटर्न में बदले में उनको क्या मिला? कहते हैं 1500 अरब रुपए के जो है वो ड्यूज हैं खैबर पख्तूनख्वा के। 1 रुपए मिला? आपको पता है कि 3 साल में इमरान खान से हमने 110 अरब रुपए NHP लिया था। पिछले 2 साल में जब से PDM की हुकूमत आई है 10 अरब रुपए नहीं आया। ठीक है, अब जो 3 चीजें मैं डील करना चाहता हूं वेरी क्विकली जी। एक, क्यों मुल्क स्टैंड स्टिल पे? कैसर शेख साहब ने ठीक कहा, जाएं इलेक्शन फोरम्स। पंजाब में हाल देखा, इलेक्शन कमीशन अपने मर्जी के जज, अपने मर्जी के जो है वो पिटिशंस के अगेंस्ट लगाना चाहता है। जब उनके अगेंस्ट, उनकी इलेक्शन मैनेजमेंट के अगेंस्ट इतने संगीन इल्जामात हैं, तो पहले तो थे जो जजेस लाहौर हाई कोर्ट को छोड़े, सलमान राजा साहब ने पिटिशन की है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कानूनी फोरम्स इस्तेमाल करें और उनको आप कंटिन्यूअसली मैनूवर करते जाएं। पहली बात। दूसरी बात, कैसर शेख साहब ने कहा कि प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते। देखिए, पाकिस्तानी अवाम को अंडर एस्टिमेट ना करें। एक तो ये भी वाकई सच है, हमारी पार्टी में भी बड़े चैंपियंस होते थे, 9 मई के बाद वो सबसे पहले भाग गए, ठीक है, लेकिन अवाम को यह पता है कि उन्होंने अपनी राय का इजहार कैसे करना है। उन्होंने 8 फरवरी को किया, लेकिन जो 9 फरवरी को आरओज ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और उनके पीछे जिन लोगों ने किया, जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अवाम का ट्रस्ट स्टेट में लूज करने का तरीका ये। और तीसरी चीज, आपने इकोनॉमी की, महंगाई की बात की, लेट्स कॉल अ स्पेड स्पेड। अगर कैसर साहब बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कहाँ गया MBS का दौरा? अभी जो है वो आ रहा है कि वो मुलतवी हो गया। अगेन, मैंने बार बार हर जगह कहा है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट वेलकम है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कैसर साहब को भी पता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में ये कॉम्पिटेंसी नहीं है। आप 10 IFCs बना लें कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल ठीक करें। कतरियों ने 2 साल पहले कहा था कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 2 साल में क्या इन्वेस्टमेंट जो है वो आई है? आप माहौल को ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, आप जो है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, वाकई जो है वो जेन्युइन रिफॉर्म करेंगे, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सही होगा। एक रावलपिंडी कमिश्नर सच बोल जाता है, उसके बाद वो है कहां, किसी को पता है? तो इसके बाद कोई रिस्क लेगा, फाइलों पे साइन करेगा, कॉर्पोरेट फार्मिंग, रेको डेक, इन सारी चीजों पे आज तो वो साइन कर लेगा। 2 महीने बाद, 2 साल बाद, किसी दिन तो गारंटीड है कि या नैब या एंटी करप्शन, और जो बंदा जितना ईमानदार होगा उसका फंसने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। ये सिर्फ पार्टी टू पार्टी भी मैं नहीं कह रहा, ये हमारा गवर्नेंस कल्चर और उसके साथ अटैच ब्लैकमेल कल्चर बन गया। सही, ठीक है, हो जाएगी। 18% इन्फ्लेशन कोई अच्छी चीज है? 18% इन्फ्लेशन PTI में जब 13% हो गई थी, सबसे ज्यादा आपने महंगाई मार्च कर दिया था। अभी आप कह रहे हैं कि 18% पे हम जो है वो क्या कोई फायरवर्क्स करें, कोई जश्न मनाएं? कमाल की बात है। नहीं, आप बिल्कुल ना करें ये चीज़। आपने अभी कहा कि यकीनन माहौल बनाने की ज़रूरत है, तो ये जितनी बातें आपने की हैं, तो ये तो पार्लियामेंट में भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की जा सकती हैं, जिससे हुकूमत को रहनुमाई मिल सकती है। मतलब देन व्हाई टू रिजॉर्ट ऑन द रोड्स? मतलब बस पार्लियामेंट में अपना एहतजाज भी रजिस्टर कराएं, पार्लियामेंट में आप अपनी आवाज़ भी उठाएं, आप पार्लियामेंट में आवाम की आवाज़ बने, आप पार्लियामेंट में हुकूमत के लिए कोई राह उसको दिखाएं कि भाई आप इधर गलत जा रहे हो, इधर चलो, ये सही रास्ता है। तो व्हाई नॉट द सेम पॉलिटिक्स? मतलब इसमें हर्ज क्या? उठा सकते हैं पार्लियामेंट में, उठाई है पार्लियामेंट में, उमर अयूब ने उठाई है, असद कैसर साहब ने उठाई है, बहुत से लीडर्स ने उठाई है। लेकिन वही पार्लियामेंट है ना जहां पे आप सामने देखते हैं आपको बहुत से लोग,
चले मैं नंबर नहीं लेता, वो नजर आते हैं जो आपको पता है कि हारेंगे। नवाज शरीफ के एक एक पोलिंग स्टेशन पे 100 वोट से के साथ 1 नहीं लगा हुआ। तो उस हिसाब से तो PMLN को, चूंकि लाहौर उनका बेस है, अपना सदर नवाज शरीफ को नहीं, ऑन चौधरी को कर देना चाहिए, क्योंकि ऑन चौधरी को 1,87,000 वोट मिले हैं जो लाहौर की तारीख में किसी को नहीं मिले। सही सही। मैं फरिया की तरफ जाना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में तो बात होगी, लेकिन उसका ये मतलब, एक बात मैं कह दूं, अगर कल पख्तूनख्वा में जी वो सारे जो फॉर्म 47 MPAs थे जो 1,000 वोट से जीते हैं, वो इस्तेकामे पाकिस्तान रैली निकाल सकते हैं। अगर मौलाना साहब रैली निकाल सकते हैं और अगर PTI की भी रैली निकल सकती है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ये तीनों चीजें पेशावर में हुई, सही। आसमान गिरा नहीं गिरा ना, तो इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर को अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी, रेहाना डार को अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी, सिमाबिया ताहिर को अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? आ गया। अगर कल पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो जाता, बिल्कुल सही। जब आप वेरी राइट तैमूर, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट सिस्टम पे उनका आई अंडरस्टैंड। जब आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, आपका डेमोक्रेटिक राइट भी है कि आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, फिर इजाज़त मिलनी चाहिए थी। पर यह अब एक चीज़ और, राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो उस पर पाबंदी आयद करने का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है पार्लियामेंट की करारदाद से, और उसके साथ वो फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। अब ये एक एक्सट्रीम स्टेप होगा कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल उसके ऊपर बैन लगा देना। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वो रोज़ाना की बुनियाद पर ही इज़ गेटिंग मोर एंग्रियर। देखिए, जो राना साहब ने बात की है, ये पहली दफा नहीं किया। आपको याद होगा कि 9 मई के बाद भी ये बातें की गई थी और रिपीटेडली की गई थी। उस वक्त लगा कि प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मुख्तलिफ इदारियों में इस बात को कहा भी गया कि ये गलत स्टेप होगा। अभी अगर ये ऐसा होता है तो ये एक्सट्रीम स्टेप को अनदर एक्सट्रीम तक ले जाने की तरफ होगा, क्योंकि एक्सट्रीम तो हो रहा है, काफी हद तक दबाने की पूरी भरपूर कोशिश की गई है PTI को। उसका सिंबल चला गया, उसका नाम, मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स हैं वो लोग, इंडिपेंडेंस के हैसियत से लड़े, मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़े, छुपते फिरे, कैंपेन नहीं की, 1 रुपया नहीं खर्च कर सके, उसके बावजूद सीटें जीत ली। सो ऐसा तो नहीं है कि ये एक्सट्रीम हुई नहीं है, बस एक्सट्रीम एक नए सूरत में आ जाती है। सो अगर इस तरफ भी जा रहा है मामला तो ऑफिशियल हो जाएगा, ऑन पेपर हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब कह तो रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर के अंदर PMLN के अंदर बहुत सारी आवाजें होंगी जो कि इस बात से एग्री नहीं करती होंगी। मोस्ट प्रॉब्ली राना साहब की भी अगर जाती राय, क्योंकि वो जमहूरी शख्सियत है, वो मुख्तलिफ होगी। लेकिन इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग स्टांस हुआ है ना, वो PTI ने खुद उसको दावत दी है, क्योंकि जो डायलॉग की कोशिश हुई, जिस तरीके से भी बातचीत हुई, लेकिन वो तमाम की तमाम मामलात में जब उन्होंने क्लैरिटी से बताया कि हम इसमें अभी जब तक कि हमारा मैंडेट वापस नहीं होता बातचीत के लिए रेडी नहीं है, सो फिर दूसरी तरफ से अब स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग हुई है हर तरफ से, और वो एक प्रेशर टैक्टिक है। मेरे ख्याल से प्रेशर मजीद डालना है। So where do you see this going? है कि दोनों साइड्स अपना अपना प्रेशर डालकर, Fariha, then where do you see this going? Where do you see this going then? Like, you know, कि मतलब अगर इसी तरह चलता रहा कि उधर से कोशिश भी हो और फिर प्रेशर भी हो, इधर से भी पहले कोशिश हो और उसके बाद फिर प्रेशर हो, तो ये तो मतलब जी पेंडुलम बन गया, चल रहा है। रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, मजीद कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जिस लेवल पर हम आ गए हैं ना इस वक्त, और आपने देखा है कि PMLN जो कि कुछ अर्से पहले तक बहुत ज्यादा गई थी डायलॉग की तरफ आए, उन्होंने भी अब स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग ले ली है। अभी कैसे साहब बात कहे थे बड़े अदब के साथ, ही इज अ सीनियर मेंबर, लेकिन अभी जो कल स्टेटमेंट दी है मरीम नवाज साहिबा ने, हम गवर्नर साहब की स्टेटमेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज ने कहा तो दहशतगर्द लोग हैं, दहशतगर्दों से तो बात ही नहीं करनी। सो आप पूरे के पूरे लोगों को जब दहशतगर्द करार दे देंगे तो दूसरी तरफ से फिर ज़ाहिर है और गुस्सा आएगा। क्योंकि नजर नहीं आ रहा ऐसा होता हुआ। सही। कैसर अहमद शेख साहब, क्यों नहीं टेम्परेचर डाउन किया जा सकता? मतलब अगर पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है जो कि अभी भी यही कहती है कि जी मतलब मामला को टेबल पर लेके आए, बात करें, कुछ ना कोई रास्ता निकलेगा बैठेंगे तो
तो फिर ये क्यों मैं आपको ज़मीर हैदर सर, मैं आपको ज़मीर हैदर साहब बिल्कुल सीधी मिसाल देता हूँ, आप भी इससे एग्री करेंगे। मेरा तल्लक फैसलाबाद डिवीजन से है। फैसलाबाद डिवीजन में 4 ज़िले हैं, चंदियोट, जंग, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह। हमारी 18 सीटों में से 15 सीटें पीटीआई जीती है, 3 सीटें मुस्लिम लीग नवाज जीती है। मेरी सीट पे इनके कई रहनुमा खुद कह चुके हैं कि आप जीते हुए हैं। अब मकसद ये तो क्लियर है ना। अब बताइए, इनको इतना मैंडेट मिला वहाँ, लेकिन कल एहतजाज क्यों नहीं हुआ इस पूरी मेरे फैसलाबाद डिवीजन में किसी जगह पे भी? आप बताइए, लोग बर्जन हो चुके हैं। वोट तो इनको उन्होंने दिया, 15 सीटें जीत गए। सेंट्रल पंजाब की जहाँ राना सनाउल्लाह हार गए, हमारे पंजाब के सदर थे, हमारे अकरम अंसारी जो फैसलाबाद डिवीजन के सदर थे मुस्लिम लीग के, वो भी हार गए। हमारे तैमूर सलीम झगड़ा ने बोला ना कि वोट दिया, मान रहे हैं कि लोगों ने इनको वोट दिया, 15 सीटों में ही जीत गए। लेकिन कल एहतजाज मुझे बता दें किस जगह हुआ है? तो जिन्होंने इनको वोट दिया इलेक्शन में, बताया वो लोग एहतजाज में नहीं आना चाह रहे, वोट तो दे दिया उन्होंने। फैसलाबाद डिवीजन में मिसाल है सामने आपके। मुझे बताएं कि क्यों ये तो सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं और लोग इनसे बर्जन हो रहे हैं। तो ये इस तरह हल नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं इनको कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में और रचक दिखानी पड़ेगी अगर इन्होंने रहना है। नहीं तो ये सोचते रहेंगे कि हमें इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हुई थी और इवेंचुअली अपनी सारी जो भी पॉपुलैरिटी है उसको ये लूज कर रहे हैं। और फौज के खिलाफ जो कुछ भी मामला 9 मई के हुए हैं, उसको तो कोई भी शख्स जो है उसको एंडोर्स नहीं कर सकता ना, जो हमारे शहीदों के जो यादगारों पे हुआ है जो। और ये खुद भी ये कह रहे हैं फिर अब मसला क्या है? 9 मई को वाकई हुआ, बगावत हुई हमारे फौज के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ। तो अब मामले को कहीं ना कहीं इनको सेटल डाउन इनके अपने मफाद में है कि करना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह तो फिर कोई बात नहीं कि वन साइडेड ही सही कह रही हैं प्रिया। इफ यू वांट टू गिव अ क्लोजिंग लाइन, बिकॉज़ आई वुड देन हैव अ लास्ट वर्ड फ्रॉम तैमूर। बात सुनने को ही तैयार नहीं पिछले 10 साल से। बिल्कुल सही फरमाया शेख साहब। एहतजाज और यही हो रहे हैं कि तहरीक चला दो, धरना दे दो, एहतजाज कर दो, पंजाब असम्बली खत्म कर दो, केपीके असम्बली खत्म कर दो, नेशनल असम्बली से निकल जाओ, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, अदालतें ठीक नहीं है, इनके फैसला इनके मतलब करना होगा। शेख साहब कहीं ना कहीं तो ये बता देना क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही, क्या चाहते क्या है? बगैर डायलॉग आज इंडिया के साथ भी अगर डायलॉग नहीं होगा तो मसाइल कहाँ प्रेजेंट होंगे? 1965 की बार के बाद भी मैं वैसे हर प्रोग्राम टेबल पे बैठे हैं कि चाहते क्या है, आज भी पूछ लेंगे शेख साहब। और अगर बिल्कुल सही वो शेख साहब कोई और हल निकला है। सही, बिल्कुल। फरिया आप कुछ कह रही थी, प्लीज बात कर लें ताकि फिर मैं लास्ट वर्ड लूं तैमूर सलीम झगड़ा से। शेख साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि आखिरकार आप कब तक लोगों को सड़कों पे रखेंगे? लोग परेशान होते हैं, लोगों की लाइव्स हैं। ये कोई असल में तो दहशतगर्दों का जत्था नहीं है ना, वो तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव पीएमएलएन का है। असल में तो ये पाकिस्तान के लोग हैं, उसके अंदर जरूर होंगे मिसक्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जरूर भटके हुए लोग हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तानी है, आम पाकिस्तानी है। लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको डराया धमकाया गया है, उनको बाहर आने से के रिपरकशंस हैं, उनको पता है उनको दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाएगा। शायद खुद अपने आप से भी डरे हुए हैं कि हमें से कुछ लोग जाके ऐसा काम कर देंगे, इसलिए लोग नहीं निकलते थे। सही तैमूर, मुझे आपके जवाब का मालूम है, वो जो पहले भी आप मेरे प्रोग्राम में देते रहे हैं कि हल जो है वो वही है कि मैंडेट तस्लीम किया जाए, केसेस जो हैं वो स्पीडी ट्रायल हो। सिंपल कह देता हूं, 30 सेकंड सर, एक सेंटेंस करेक्ट कर। प्रिया ने कहा कि ये कहते हैं कि मैंडेट वापस दें तो हम बात करेंगे। नो, आप सिर्फ इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ ये कह दें कि इलेक्शन के ऑडिट का रास्ता और जो भी उसका रिजल्ट करे, अल्लाह करे कि 272 में से 272 सीटें नवाज शरीफ की हो जाएं। सही, बिल्कुल सही है, लेकिन एक फेयर एंड फ्री ऑडिट हो जाए। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिस्ट भी हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है हारून शरीफ साहब ने, माहिर माशियात भी हैं और साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई। हारून भाई, ये एक आज बड़ा अहम इजलास हुआ काबीना कमेटी बराए निजकारी का, और उसमें उन्होंने 24 जो खसारे वाली कंपनीज हैं, इदारे हैं, उनकी निजकारी की मंजूरी दे दी है। देखिए, मैं इस कमेटी का कोई साल डेढ़ हिस्सा रहा हूँ। कभी 27 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आती है, कभी 18 की, कभी 22 की। टू बी ऑनेस्ट, ये प्रोजेक्ट्स मैटर कम करते हैं। बेसिकली मैटर ये करता है कि आप सक्सेसफुली, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंट मैनर से कोई प्राइवेटाइजेशन कर पा रहे हैं या नहीं, जो कि रिसेंट पास्ट, इनफैक्ट डिस्टेंट पास्ट में भी हम नहीं कर पाए हैं। सो मेरी तो इसमें राय ये है कि आप ये लिस्टें और अप्रूवल्स की बजाय, वो इंटरनल गवर्नमेंट का प्रोसेस है, आप 2-3 यूनिट्स को सामने रखें और उसकी ट्रांजैक्शंस करके दिखाइए। दूसरा पहलू ये है, आप इसको बहुत अरसे से देख रहे हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ, वी नीड टू बी क्लियर कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर तो आपका पर्पस है कि इनसे जान छुड़ाएं और कुछ और पैसे भी आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये ऑब्जेक्टिव गलत है। ऑब्जेक्टिव ये आपको बनाना है हुकूमत को कि हुकूमत ने कमर्शियल प्रोजेक्ट से निकलना है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि थ्रोवे प्राइसेस पर या अदरवाइज कि आपने इनसे जान छुड़ानी है। अगर हुकूमत ने निकलना है तो मेरा सवाल बड़ा ये है, फिर लॉस मेकिंग ही क्यों? फिर आप अपनी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज को पहले कीजिए ताकि इन्वेस्टर का एतबार आए। ये मुझे लग ये रहा है कि इस वक्त हुकूमत बेसिकली जहां पे गवर्नमेंट का बजट का पैसा लॉसेस में जा रहा है उसको रोकने के लिए, विच इज करेक्ट, सो दे आर डूइंग। सो आपकी थिंकिंग ये नहीं है कि गवर्नमेंट कारोबार नहीं करेगी, लेकिन आप ये है कि जहां आपका नुकसान हो रहा है आप उसको बचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। अब एक दो चीज़ें और बड़ी दिलचस्प हैं वो जो सामने आई हैं। एक तो ये कि IMF के साथ तो चलें वो आगे बात करते हैं, पेंशन पर टैक्स लगाने का भी मुतालबा कर रहा है IMF, और कुछ पेंशन रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। अब ये एक सोशल सेफ्टी नेट समझा जाता है कि एक बड़ी एक तादाद है जो कि सरकारी मुलाजमीन की रिटायर है और वो जब तक हयात होते हैं उनको पेंशन मिलती है, और फिर उसका एक और आगे भी प्रोसेस है कि अगर एक स्पाउस की डेथ हो जाए तो दूसरे को एक सर्टेन परसेंटेज उसको भी मिलती है। आपको क्या लगता है कि ये एक सेफ्टी नेट अगर हट जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी? जी, बहुत से ममालिक में पेंशन पे टैक्स मौजूद है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि वो उसके स्लैब्स क्या बनते हैं। अगर आपकी पेंशन 10 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए है, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, तो वो तो इनकम है और उनको टैक्स उसका देना चाहिए। सही। लेकिन जिसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है और जो बेचारा 25,000 या 30,000 या 50,000 ले रहा, तो आई वुड लाइक टू सी कि ये स्लैब्स उसके क्या बनाए जाते हैं। ऑब्वियसली जहां तक पे तो प्रेशर नहीं होगा। जो दोस्त अपने जो स्पाउसेस की पेंशन है वो भी एक लॉजिकल चीज है, लेकिन असल जो जड़ क्या है इस सारी चीज की, उसकी जड़ ये है कि हमने आज तक अपनी पेंशन को फंडेड नहीं किया। वो पेंशन आप या तो लोन लेके पे अप कर रहे हैं या आप पहले करेंसी नोट छाप के बजट से कर रहे थे। नाउ पूरी जब आप काट रहे हैं सालों से एम्प्लॉय की तनख्वाह से, तो उसको फंड में डालना चाहिए था। तो अभी भी हमें फ्यूचर के लिए चाहिए, ये इस्लाहात तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें पेंशन को इंडिपेंडेंट एक पेंशन फंड बना के उसको इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को देना चाहिए, ताकि लोगों के फ्यूचर जो है उनके अंदर सिक्योरिटी का एंगल भी आए और प्रोफेशनली मैनेज भी हो। सो ये जो 30-35 साल की हमारी देखे ना, 800 अरब रुपए का पेंशन का बिल कहां से आप देंगे? सो वन नीड्स टू फिगर आउट कि ये आना था, हम आंखें बंद करके बैठे थे। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि ये लोअर इनकम की जो पेंशन है उस पे टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। ऑफ कोर्स जो वनरेबल सेक्टर है उसको शायद बिल्कुल होना चाहिए। IMF का मिशन जो है वो आया हुआ है और कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। मामला तब जो है वो तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्योंकि आज मैं सुन रहा था आज़मा बुखारी साहिबा को, वो तो कह रहे हैं कि जी पंजाब में तो उन्होंने बहुत बेहतरी कर दी, इन्फ्लेशन कम हो गया, बहुत से प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके पास इतना स्पेस या रूम है, फिस्कल स्पेस है कि वो कुछ रिलीफ दे सकेगी विज़ावी IMF प्रेशर? आई डाउट इट जी। आई रियली डोंट थिंक कि अगर आप हमारा ट्रेजेक्ट्री देखें तो हमारा तो डेवलपमेंट का खर्चा फेडरल गवर्नमेंट का श्रिंक होता चला जा रहा है, क्योंकि जहां हमारे ऊपर प्रेशर आता है बजट डेफिसिट का, हम PSDP पे कट लगाते हैं।
और उसको रीअप्रोप्रिएट कर देते हैं। तो इस वक्त जो हमारा खर्चा है ओवरऑल भी आप पाकिस्तान का देखिए, प्रोविंसेस मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट के पे हमारा जो खर्चा है वो खित्ते में सबसे कम है। सो हमें तो इस वक्त मेरे हिसाब से अगर हम देखें इतनी यंग पॉपुलेशन है तो हमें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स और कैश ट्रांसफर्स इनको बंद करके हमें तो चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, स्किल्स पर कन्वर्ट करें, ताकि उसके, लेकिन मसला ये है कि उसकी डिविडेंड 8-10 साल के बाद आते हैं। पॉलिटिशियन के अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, उन्होंने पॉपुलिज्म भी करना है, दिखाना भी है। टू कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन IMF, आई थिंक इट विल बी अ टफ प्रोग्राम, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत से प्रायर एक्शंस क्योंकि स्टैंड बाय अरेंजमेंट में कर लिए हैं, तो ऑल डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशंस कि आप फ्रंट लोड कितना करते हैं। अगर पहले साल में बहुत प्रेशर नहीं लेते तो गालिबन आपका इतना प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन अगर उन्होंने पहले साल में मैक्सिमम प्रेशर आपसे नेगोशिएट कर लिया, फिर एक कोलेशन हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन अब बात यह है कि अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो बाकायदा अब आपको लोन नहीं दे रहे, आपको कोई फिस्कल सपोर्ट नहीं के लिए पैसे नहीं रखवा रहे बैंक्स में, वो अब बाकायदा इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ वो कपल कर रहे हैं एक चीज़ को, एंड दैट इज़ कि आप अपने सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएँ। तो वो एक क्वेश्चन है ऑफसेट करने के लिए IMF की जो इतनी सख्त जो कंडीशनैलिटीज़ होंगी। जी नहीं, वो क्वेश्चन देखिए, हमारा गैप आपने तो देखा है, हमारा गैप तो $10 अरब के आसपास सालाना चला आ रहा है। अब उस गैप को अगर इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स भी आती हैं, मीर साहब आपने देखा ये कोई ओवरनाइट तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो जाता ना जी। आपका कोई प्रोजेक्ट बनता है, कोई फिजिबिलिटी बनती है, कोई डील्स बनती है, तो ये तो ट्रांचेस के अंदर इट्स अ लॉन्गर टर्म प्रोसीजर। लेकिन लॉन्गर टर्म में ये एक अच्छी चीज है अगर कमिटमेंट्स आ रही हैं। देखिए मसला ये है कि जब एक क्लाइंट अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खराब कर लेता है तो आपके लिए मार्केट से डील करना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। अब हमें अपनी तरजीहात बनानी है बड़ी क्लियरली कि अब ये खर्चे हम एक्सटर्नल अकाउंट के तो काटने से रहे, लेकिन हम कम से कम कहीं से ये इंफ्रास्ट्रक्चर या काट के कोई एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस की तरफ अगर हम इसको डाइवर्ट कर सकें, खास तौर पे जो हमारा ऑब्सेशन है इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट से, उससे थोड़ा हट के अगर हम सर्विसेज की एक्सपोर्ट को देखें, खास तौर पे टेक्नोलॉजी बेस की, तो उसमें मार्जिन ज्यादा है। तो हमें तो इस वक्त 15% अगर एक्सपोर्ट हर साल नहीं बढ़ती तो हम इस दलदल से नहीं निकलते। तो IMF को ये बहुत अच्छी तरह इल्म है। दूसरा ये है कि आई होप, लेकिन अगर मुझे जो खबरें आ रही हैं सियासी कि अगर बजट के बाद कोलिशन पार्टनर्स भी कैबिनेट में आ रहे हैं तो ये हुकूमत को कैसे छोटा कर पाएंगे, खर्चों को कहां से बचा पाएंगे। अब ये प्रेशर्स की विजिबिलिटी नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो 3 साल आपको पता है स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम है, उसके अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल या ग्रोथ को 2 से 4% पर ले जाना, दैट इज वेयर द आर्ट ऑफ क्या कहते हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट कम्स इन, कि हाउ डू यू बैलेंस दैट। बिल्कुल, हुकूमती अखराजात की तरफ आपने बात की, यकीनन वो अगर उसी तरह बढ़ते रहे तो फिर जितनी भी आप एफर्ट्स करेंगे वो उनका वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अभी एक जो है कि आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरफ फोकस करना, हम टेक्सटाइल एक मेन स्टे मानते थे कि बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, और टेक्सटाइल और ट्रॉफीज आती होती थी इंटरनेशनली हमें। अब अभी जो है सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर फील कर रहा है। कि देखिए, जब आप किसी भी सेक्टर को हुकूमत के सहारे पे चलाते हैं तो उसकी कंपेटिटिवनेस काफी हद तक कंप्रोमाइज रहती है। लेकिन वो हमारा एक बड़ा सेक्टर है, उसको चलाना है। लेकिन साथ साथ देखिए, जैसे ईस्ट एशिया ने किया था, वी नीड टू पिक कपल ऑफ विनर्स कि जी ये कंपैरेटिव एडवांटेज है और ये हमारा विनर बनता है, और उस विनर के ऊपर आप अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि वो विनर आपको 3 साल में रिटर्न देना शुरू कर देता है। अब ये जो थिंकिंग है यहाँ पर, अगर सऊदी पैसा भी आता है सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी हारून, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया ना, के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।